गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 और विज्ञान की अपनी जो बुक चल रही है और उसका लास्ट जो लेसन है 18वां, इसका अपने एक भाग पहले कर चुके हैं और दूसरा भाग अपने करते हैं। अपने शुरू करना था कि जल शोधन एक घटनापूर्ण जो यात्रा है इसके बारे में अपने पढ़ना था। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति जो सामान्यतः पाइपों को के एक जाल के द्वारा ही की जाती है कि जल स्रोत से घरों तक जो पहुंचता है। घरों तथा जो सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की जो आपूर्ति होती है वो किसके माध्यम से होती है? सामान्यतः पाइपों के एक जाल के माध्यम से वह होती है। तो पाइपों का जो एक अन्य जाल है उसके द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े व छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा, क्योंकि सभी जगह उधर सप्लाई की जो पाइपें हैं वो कहाँ है? भूमि के अंदर है। तो अपनी यदि भूमि के अंदर से देख सकते हैं तो अपने को वो पाइप, छोटी और बड़ी पाइपों का जो एक जाल था वो अपने को दिखाई देता। इसके बाद देखो ये सारणी जैसे 18.1 में आया था, आगे इधर आ गई। तो बाहित मल का जो प्रकार है वो क्या है? कूड़ा जो करकट है, जो मलिन जल है, बाहित मल का प्रकार। इसमें उपस्थित रसोई संदूषक, इसमें पदार्थ क्या मिलते हैं? इसमें सब्जी अपने धोते हैं, अपने जो कुछ भी चीज़ बनाते हैं, वो बर्तन धोते हैं, तो वो उसका जो पानी है वो इसमें मिल जाता है। इस प्रकार इस सारणी को आपको पूरा करना है। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? मल विसर्जन की व्यवस्था करते हैं। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो माहित बल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान पर अपने उपचार संयंत्र तक ले जाया जाता है। मल व्यवस्था में जो मैनहोल है वो सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर होते हैं। ये कहाँ होते हैं? 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर होते हैं। दो या अधिक सीवरों के संधि स्थल पर या उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। तो देखो 18.3 में क्या कह रहे हैं क्रियाकलाप में कि अपने घर, विद्यालय या किसी सार्वजनिक भवन से बाहित मल के आप पथ का अध्ययन करेंगे तो आपको निम्नलिखित कार्य करें। जो बाहित मल है उसके पथ का पहले क्या करो? रेखा चित्र बनाओ। गली, सड़क, परिसर में घूमकर उसका सर्वेक्षण करो। मेन होलों की संख्या आप मालूम करो। इसके बाद किसी खुले नाले के इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव पनप रहे हैं आप उसकी सूची तैयार करो। किसी खुले नाले के इर्द गिर्द उसमें से कौन से जो है जल है वो उसमें पनप रहे हैं, सजीव जीव पनप रहे हैं, आप उसकी सूची क्या करो? तैयार करो। इसके बाद यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह मालूम कीजिए कि बाहित मल का निपटान कैसे होता है। इसके बाद प्रदूषित जल का उपचार। प्रदूषित जल का उपचार कैसे करना है? क्रियाकलाप 18.4 से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो माहित जल उपचार संयंत्र से संपादित करते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप क्या दे रखा है कि कांच के आप किसी भी बड़े जार के 3/4 भाग तक क्या करो? पानी से भर लो हो। 3/4 का अर्थ क्या होता है कि पूरा गिलास को 4 भागों को मानकर उसके 3 भागों को भर लो, मतलब थोड़ा सा जो गिलास है वो खाली रहे। आधे से ज्यादा भरना होता है 3/4। तो इसमें कुछ घास के तिनके या संतरे के छिलके जैसे जो कार्बनिक अपशिष्ट हुए और थोड़ी मात्रा में आप अपमार्जक और स्याही या किसी रंग की आप कुछ बूंदे उसमें मिला दो। फिर क्या करो? जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाकर मिश्रण को क्या करो? 2 दिन के लिए धूप में रख दो। गिलास को पानी से भरकर उसमें जो भी चीज़ें डालने के लिए कहा उसको डालकर उसको हिलाकर और उसको 2 या 3 दिन के लिए क्या करो? धूप में रख दो। फिर आप उस 2-3 दिन के बाद क्या देखती हो? मिश्रण को फिर से हिला दो और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर आप किसी प्रणाली में डाल लो और इस प्रणाली में
उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगा दो। भी आपको पता चल जाए कि ये नमूना 1 है और इसे नामांकित कर दो और फिर आप उसमें उपचार करके उस मिश्रण की गंध कैसी है उसको देख लो। उसके बाद क्या करो, कांच के जार में जो शेष बचा मिश्रण है उसमें जल जीवशाला की वादितर में कई घंटों तक वायु में रहने से जो बुलबुले हैं उसको गुजारो। तो वातितर को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण को कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातितर नहीं है तो यांत्रिक विलोडक या मिक्सर का उपयोग आप कर सकते हो। आपको इसे अनेक बार विलोडित करना पड़ सकता है। एक को तो परखनली में डाला है, दूसरे में क्या करना है, आपको मिक्सर या विलोडक से उसको हिलाना है। फिर क्या करो, अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए, मतलब वो प्रक्रम हो जाए, उसके बाद क्या करो, किसी अन्य प्रणाली में आप दूसरा नमूना डालो और इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित करो। नमूना 1 तो सीधा धूप में रखने से था, दूसरा जो नमूना था उसको विलोडित करने के बाद प्रणाली में डालना है और उसको नमूना 2 दे देना है। फिर वो क्या कह रहा है, फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंकुआकार बना लो। अब इस फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लो और फिर शंकु को कीप में लगा दो और कीप को किसी भी स्टैंड पर लगा दो और कीप में पहले क्या करो, बालू और उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्य साइज की बजरी की जो परतें हैं उसको बिछा दो और बची हुई जो द्रव था उसको क्या करो, फिल्टर करके विकरों में भर दो। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपका स्वच्छ जल नहीं मिल जाए। इस प्रकार आपको पानी को क्या करना है, अलग अलग नमूने लेने हैं। इसके बाद देखो, उसमें से फिल्टरित कर लिया और फिल्टरित जल के नमूने को क्या करो, किसी प्रणाली में डाल दो और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में आप नामांकित कर लो। इस प्रकार फिर नमूना 4 है कि जो चौथी प्रणाली में फिल्टरित जल को एक अन्य नमूना लीजिए और इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा भी मिला लो, अच्छे तरह से मिला लो और उसके बाद इसका नमूना नंबर 4 आप ले लो। सभी प्रणालियों के नमूनों का आप ध्यान पूर्वक अवलोकन करो कि पहला कौन सा लिया था, दूसरा लिया था, तीसरा और चौथे में आपने क्लोरीन डाली थी। चौथी प्रणाली में फिल्टरित जल का एक जो अन्य नमूना लीजिए और इसमें फिर क्लोरीन की एक गोली का टुकड़ा डाल लिया, वो तो हो ही गया नमूना 4। फिर सभी प्रणालियों के नमूनों का क्या करना है, ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है। इन्हें चखना नहीं है, इन नमूनों को चखना नहीं है, केवल उनकी गंध ही सूंघनी है। तो वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको कोई परिवर्तन दिखाई देता है क्या? वातन से द्रव की गंध बदल जाती है? तो इस सभी क्वेश्चनों के जो उत्तर है वो प्रयोग के द्वारा दिए जा सकते हैं कि जो सभी प्रकार के नमूने लिए, पहला नमूना लिया, धूप में रख कर लिया तो उसकी गंध क्या होगी, अलग होगी। दूसरा नमूना फिर थोड़े टाइम बाद और क्रिया करके फिर तीसरा नमूना उसको शुद्ध करके और चौथे नमूने में तो क्लोरीन की गोलियां भी डाली, तो सभी की जो गंध होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। इसके बाद देखो, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र कि अपशिष्ट जल को उपचार करने का संयंत्र भी है, उसके बारे में बताया गया है कि जो अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जो जैविक प्रक्रम है वो सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक और रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है कि जो अपशिष्ट जल है उसको ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से, जिस प्रकार इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, इस प्रकार ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका शन्ने से गुजारा जाता है। इसे क्या कहते हैं, शलाका शन्ने, बार स्क्रीन शलाका शन्ने, इससे क्या करते हैं, गुजारा जाता है। फिर इसमें जो अपशिष्ट जल में उपस्थित जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं, जो डंडियाँ होती है, डिब्बे होते हैं, प्लास्टिक के पैकेट होते हैं, वो क्या सारे के सारे क्या होते हैं, इसी जगह अलग हो जाते हैं। इस शलाका शन्ने से जैसे ही इसको गुजारा जाता है तो ये बड़े बड़ी जो अशुद्धियाँ होती है वो क्या हो जाती है, यहीं पर ही अलग हो जाती है, आगे नहीं जाती इससे। 2 नंबर पर फिर वो क्या कहता है कि वो बड़ी अशुद्धियाँ वहाँ पे ही रुक गई। उसके बाद क्या करते हैं कि जो अब बाहित अपशिष्ट जल को
ग्रीट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है और इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे कि उसमें उपस्थित बालू, ग्रीट और कंकड़ पत्थर उसकी पैंदी में बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा घर में भी कई बार कोई भी चीज़ को शुद्ध करना है, उसमें कोई बड़ी मात्रा में जो कंकड़ पत्थर गिर जाते हैं तो अपने क्या कहते हैं कि उस पानी को या उससे किसी भी चीज़ को कुछ टाइम के लिए रख दो, फिर ऊपर से धीरे धीरे उसको नितार लो। वो जो बड़ी अशुद्धियाँ, छोटी अशुद्धियाँ, रेत वगैरह सब कुछ कहाँ बैठ जाते हैं, उसके पैंदे में बैठ जाते हैं। तो दूसरा जो तरीका है वो भी यही कह रहा है कि उसमें जो बड़ी अशुद्धियाँ हैं, चाहे छोटी जो बालू वगैरह की जो अशुद्धियाँ हैं, ग्रीट की, कंकड़ पत्थरों की, वो उसकी पैंदी में बैठ जाती है। पहली में उसको गुजारा गया तो वो बड़े अलग हो गए, दूसरी में उसकी रेत वगैरह अलग होगी। अब तीसरा क्या कहता है कि फिर जल को एक बड़ी ऐसी टैंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल और ठोस उस की तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं और इन अशुद्धियों को खुर्च कर बाहर निकाल दिया जाता है और यह आपंक होता है। यह क्या होता है? आपंक होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले जो तेल, ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए स्किमर या अपम्थित्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इसको साफ किया गया है और जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। जो इस प्रकार जल को साफ किया जाता है, यह जल क्या कहलाता है? जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। सबसे पहले उससे गुजारा तो जो लिफाफे, पॉलीथीन की थैलियाँ, कपड़ों के टुकड़े वहाँ फंस गए, फिर उसको कुछ टाइम रखने के बाद फिर दूसरी में गुजारते हैं तो बालू, कंकड़ पत्थर, रेत वगैरह वो सारे अलग हो गए और फिर उसको एक स्पेशल टंकी में ही लेके जाया जाता है जिसका मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है, जिसका पैंदा मध्य भाग में ढलान वाला होता है। इसमें कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो जो ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं, ठोस जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या हो जाती है, इसमें अलग हो जाती है। फिर आपंक को अलग करके एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है और इस प्रक्रम में जो उत्पन्न होने वाली बायोगैस है इसका उपयोग ईंधन के रूप में या विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु क्या होते हैं? निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अवशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। ये सभी का क्या कर लेते हैं? उपभोग कर लेते हैं। उपभोग का अर्थ है उनको खा लेते हैं, चाहे उनको वो अपने कार्यों के लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर देखो कि कई घंटों के पश्चात जो जल में निलंबित सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं? उसकी टंकी की बैठ जाते हैं और शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है और सक्रिय आपंक है वो लगभग 90% क्या होते हैं? जल ही होता है। और जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्क तलों मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है और जो शुष्क आपंक है उसका उपयोग किसके रूप में करते हैं? खाद के रूप में कर लिया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक जो तत्व हैं वो पुनः फिर मृदा में वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो बातितर, शलाकाशन है, इन सभी क्रियाओं के द्वारा जल को शुद्ध करने के कुछ चरणों का अपने इसके बारे में पढ़ा और इसके जो आगे का जो पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।